गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्शन कमीशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस देखे थे कि उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या उनके कर्तव्य है, क्या क्या उनके अधिकार है, ये हमने देखे थे। आज हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ठीक है कि अभी तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने जान लिया है। इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन हेल्ड करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है, ये भी हमने जान लिया है। कौन कौन होता है इलेक्शन कमीशन में, ये भी देखा है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली इलेक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया है जिसमें दिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूनिटी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, इलेक्शन कैंपेन, एक्चुअल वोटिंग, वोट काउंटिंग ऑफ वोटिंग, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू द इलेक्शन। अब इसमें एक एक इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या कि प्रभाग तैयार करना। एक देश में हम एक ही वक्त पूरा इलेक्शन नहीं ले सकते, तो अलग अलग भाग करके हर भाग में इलेक्शन अलग अलग टाइम पे लेना, इसको बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें आपका टाइम टेबल भी सेट हुआ। ठीक है। दूसरा, फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट। हमने देखा था कि ये इनका एक कर्तव्य है कि ये फाइनलाइज वोटर लिस्ट नहीं तैयार करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट और नहीं तैयार हो जाने के बाद फाइनलाइज्ड करना वो लिस्ट को, ये एक काम हुआ। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। हमने देखा था कि इनका एक फंक्शन है, इलेक्शन कमीशन जो ये है कैंडिडेट है उससे नॉमिनेशन फॉर्म भरवा के लेती है। तो ये जब वो अपनी फॉर्म जमा करते हैं इलेक्शन कमीशन के बाद, तो उनको जांचना और नॉमिनेशन फॉर्म जो भी अच्छे कैंडिडेट है उनको ये देना, परमिशन देना इलेक्शन लड़ने की, ये एक काम हो गया। फिर इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन मतलब इलेक्शन के बारे में सरकार लोगों को जानकारी दो। ठीक है। अलग अलग जो पार्टियाँ हैं उनको बताओ कि कहाँ से कहाँ तक आप इलेक्शन कैंपेन कर सकते हो, किस तरह से करना है, ये सब कुछ। एक्चुअल वोटिंग। इलेक्शन कैंपेन में और एक काम होता है, इलेक्शन कैंपेन में हमको आचार संहिता भी इनको लागू करनी पड़ती है। इलेक्शन कैंपेन और एक्चुअल वोटिंग, इसमें 3 दिन का अंतर रखना पड़ता है और 3 दिन के पहले आचार संहिता लागू होती है। अगर कोई आचार संहिता, कोई पॉलिटिकल पार्टी भंग आचार संहिता मतलब अच्छा आचरण रखेंगे, अपने जो कैंपेन्स है इलेक्शन कैंपेन उनको बंद करेंगे, क्योंकि 3 दिन लगते हैं लोगों को सोचने के लिए कि किसको वोट। उसके बाद जो बैनर्स है उसको बंद करेंगे, रैलीज निकालना पॉलिटिकल पार्टी बंद करेंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी आचार संहिता का भंग करेगी उसको सज़ा देने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। उसके बाद होता है एक्चुअल वोटिंग। एक्चुअल वोटिंग का दिन मतलब जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन बराबर बूथ सेट करना, बूथ पर अपने अधिकारी भेजना, उसके साथ बैलेट मशीन भेजना, शांतिपूर्वक वातावरण में इलेक्शन हो इसके लिए पुलिस का हेल्प लेना, बाकी के लोगों को हेल्प लेना, ये सभी काम जो भी उनके कर्मचारी हैं। हमने देखा था कि जो सरकारी नौकरी वाले रहते हैं जैसे टीचर्स है, जिला के लोग हैं और बाकी के ऑफिसर्स हैं, इनकी ड्यूटी लगाना, ये एक्चुअल वोटिंग के दिन का काम होता है। उसके बाद वोटिंग हो जाने के बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स, बैलेट मशीन को जमा करके एक जगह पे रखना, वहाँ पे कड़ी सुरक्षा रखना, काउंटिंग का दिन निश्चित करना और उस वक्त काउंटिंग स्टार्ट करना। उसके बाद है रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। काउंटिंग हो जाने के बाद रिजल्ट इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के डिक्लेयर करना, और उसके बाद रिजल्ट लग जाने के बाद जो भी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तान तनाव होता है, वाद विवाद होता है, किसी को लगता है कि नहीं काउंटिंग बना, तो ये सारे जो डिस्प्यूट है उसको रिसॉल्व करना, ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की प्रोसेस है। अब हम एक एक करके जाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। A total number of members in Lok Sabha is 543. How are these members elected? Every member represents one constituency. It means there are 543 constituencies of Lok Sabha. Creating constituencies is the responsibility of Delimation Commission of Election Commissions. The Delimation Commission does not succumb to any pressure while restructuring the constituency. हमको पता है कि हमारे लोकसभा में 543 सीट है। हर एक सीट एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है हमारे देश में 543 कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक है।
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मतलब भाग, फॉर अगर और सिंपल भाषा में बताना है तो हमारे यहाँ पे 543 सीट है लोकसभा में। तो हर भाग के लिए मैंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन बराबर एक एक भाग में इलेक्शन लेती है, तो एक भाग के लिए एक इलेक्शन मेंबर सिर्फ इलेक्ट करना होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो भारत के 543 भाग भी रहते हैं इलेक्शन के वक्त, ठीक है। तो फिर ये जो भाग गिरते हैं फॉर इलेक्शन ओनली हमारे देश के, ये तैयार करता है डिलिमिशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की ये जो कमिटी है डेलिमिशन कमिटी, ये हमारे ये प्रभाग तैयार करती है। तो ये डेलिमिशन कमिटी है ना, ये किसी भी प्रेशर में काम नहीं करती, कोई भी इसको कुछ नहीं बोलेगा। ये हर बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना भाग चेंज करती है। मतलब जैसे यूपी और एमपी, पहले 2019 में अगर यूपी और एमपी में एक ही दिन वोट हुआ है तो ये एक भाग बन गया 2019 में। लेकिन अगर हर साल हम यही भाग तैयार करते रहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ के जो लोग हैं मेंबर्स है पॉलिटिकल मेंबर्स, और यहाँ के भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी साठगांठ हो जाएगी। तो हमको चाहिए कि हम हर एक इलेक्शन में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनको चेंज करते रहे, ये भाग ऊपर नीचे कम ज़्यादा ऐसे चेंज करते रहे। तो ये काम करता है डेलिमिशन कमीशन, बिना किसी दबाव के, किसी की बात नहीं सुनता ये जब ये प्रभाग गिरता है, ठीक है। व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता, ठीक है। To ensure a free and fair election in India, the Election Commission has adopted several measures. The Code of Conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during elections. The Code of Conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties, and voters before election and during election. हमारे यहाँ पे फ्री और अच्छे खासे वातावरण में इलेक्शन हो, इसलिए बहुत से मेजर्स एडॉप्टेड किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी तरकीबें नई लगाई है। उसमें से ये जो माल प्रैक्टिस है, मतलब कोई अपना जो रुतबा होता है, अपनी जो सत्ता होती है, अपना जो दबदबा होता है समाज पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर का हमेशा होता है, तो इसका यूज़ ना करे, अपना सत्ता का मिसयूज़ ना करे, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, मतलब आचार संहिता। इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नियम सुझाता है। ये नियम सबको फॉलो करने होते हैं। गवर्नमेंट फॉलो करेगा, मतलब गवर्नमेंट में तो कोई पॉलिटिकल सत्ता है ना, पार्टी है ना। जैसे आज हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो बीजेपी की सत्ता है, तो बीजेपी क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? तो वो भी अपने सत्ता का मिसयूज़ नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट अपने सत्ता का मिसयूज़ नहीं करेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस अभी अपोजिशन में है, वो सत्ता पर नहीं है लेकिन बड़ी पार्टी है, उसका भी अच्छा खासा दबदबा है, तो वो भी ऐसी पार्टियां भी अपने सत्ता का, अपने प्रेशर पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगी। वोटर्स को भी आचार संहिता लागू करनी पड़ती है पूरा, कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, किसी से घूसखोरी नहीं लेगा, किसी से पैसा नहीं लेगा, ये सब वोटर्स के लिए। ये आचार संहिता हमको इलेक्शन के पहले और इलेक्शन होते वक्त निभानी ही पड़ती है। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स। गवर्नमेंट जो है, सत्ता में जो पार्टी है, वो भी इस रूल्स को वायलेट नहीं कर सकती, उसको मतलब ऐसे ही कुछ नहीं होता, ऐसा करके छोड़ नहीं सकती। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस, द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। और पिछले कुछ दशक में हमने देखा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है, जिसकी वजह से वोटर्स बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, अब उन पे दबाव नहीं रहता। अब सत्ता वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन से डरती है, वो कोड ऑफ कंडक्ट से डरती है, और जिसकी वजह से वोटर बड़ी आसानी से और अच्छे से अपना वोट करते हैं। अब है चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमने इतना सब कुछ देखा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन करने के लिए और फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए बहुत सी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। इफ़ वी टेक
into account the size of our country and numbers of voters, conducting election become truly challenging task. अगर हम अपने देश का साइज और अपनी पॉपुलेशन ध्यान में रखें तो इलेक्शन लेना सच में इम्पॉसिबल लगता है हमको। अगर हम अपने घर में सोच के देखें, मैं अब यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पर ये वीडियो सुन रहे हैं, सोचो कि आपको इलेक्शन कमिश्नर की जगह पे बैठा दिया, कितना प्रेशर रहा होगा। हर इलेक्शन के वक्त इन लोगों पर कितना प्रेशर रहता होगा, है ना। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम जैसा काम है ये हमारे लिए। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ व्हाइल डीलिंग विद दीज चैलेंजेस। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इनको दोहरी तलवार झेलनी पड़ती है। एक तो देश का साइज़ बड़ा, ऊपर से ओवर पॉपुलेटेड, ऊपर से इलेक्शन कमीशन को लॉ के अनुसार भी जाना है, मतलब उनका लॉ भी नहीं टूटना चाहिए। और ये चैलेंजेस जो है, बाकी की जो प्रॉब्लम्स है उससे भी उभरना है। सम ऑफ चैलेंजेस आर मेंशन बिलो, और जिसमें से जो कॉमन चैलेंजेस है वो हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है मिसयूज ऑफ मनी टेक प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ मनी। हमने देखा है बहुत बार, अभी तो नहीं होता, लेकिन पहले की अगर फिल्म देखो आप, फिल्में क्या देंगे 80s के 90s के जो फिल्म है उसमें अगर किसी इलेक्शन का ये देखा है तो हमको पता होता है कि इलेक्शन में पैसे दे के वोट खरीदे जाते हैं, और जो बहुत गलत बात है। मिसयूज़ होता है मनी का, पैसे का। तो ऐसा ना हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा रूल्स बनाता है, मेजर्स बनाता है कि ये पैसे का मिसयूज़, पैसा दे के वोट खरीदना, ये बंद हो जाए। दूसरा, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। दिस रिजल्ट नॉट ओनली इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फेसेस प्रॉब्लम्स इन इंश्योरिंग दैट इलेक्शन आर कंडक्टेड इन फ्री इन्वायरमेंट। अब बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, दबाव में बोलो या फंड्स के लिए बोलो, ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दे देती है, ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करती है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और इससे होता क्या है, इलेक्शन कमीशन वालों को प्रॉब्लम इसके लिए ये होता है कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है इलेक्शन लड़ रहा है तो मुश्किल है कि लोग उसके ये मुश्किल है कि लोग अपना वोट जो है वो फ्री माइंड से दें, क्योंकि फिर ऐसे लोगों से तो हर कोई डरता है। तो हो सकता है कि डर की वजह से या दबाव की वजह से वो वोट नहीं डालना चाहते हो उसको, लेकिन फिर भी डाल रहे हो, तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ ना। और दूसरी और मेन इम्पॉर्टेंट बात, मतलब ऐसे अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग इलेक्शन द्वारा चुन के सत्ता में चले गए तो पूरा सत्ता जो है हमारी, वो पॉलिटिक्स जो है वो क्रिमिनलाइज्ड हो जाती है। वो उसमें ये क्रिमिनल घुस कर अपना राज चलाना जानते हैं और मिसयूज़ भी करते हैं बाहर का। फिर Another major challenge is violence during election. The extent of violence has increased significantly during election. All political parties should help the election commission to control this violence. तीसरा मेजर प्रॉब्लम है वायलेंस। अभी तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 80s 90s में इलेक्शन के दौरान बहुत वायलेंस होता था। दो पॉलिटिकल पार्टियाँ झगड़ रही है, बंद हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, बूथ पर मारामारी हो रही है, बूथ के जो बैलेट बॉक्स थे, पहले बैलेट मशीन नहीं थी, बॉक्सेस थे, उसको भगा के लेके जा रहे हैं, ये सब कुछ होता था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इलेक्शन कमीशन जो काम करता है कि वायलेंस ना हो, उसके लिए इसी हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसका सपोर्ट करना चाहिए, अपने कैंडिडेट्स अच्छे खड़े करने चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहना चाहिए। टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, लीडर गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव। दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। अब ये एक और प्रॉब्लम है, ये हम सब ने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपना इन्फ्लुएंस तैयार करने में, अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो अपने लीडर के रिलेटिव को ही टिकट देती है। हर बार लीडर का नया रिलेटिव आता है टिकट लेके,
कभी बेटा आएगा, कभी बेटी आएगी, फिर भांजा भांजी, फिर नात नाती, सब लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उस घराने का दबदबा पॉलिटिकल जो हमारा ग्राउंड है उस पर कायम रहे। तो इससे क्या होता है, फैमिली मोनोपोली तैयार हो जाती है पॉलिटिक्स में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अब इसके लिए हमको, ये तो हो गई हमारी समस्याएं, तो अब इससे बाहर कैसे निकले, क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे ये चीज़ें बहुत आसान हो जाए। पहला है, इलेक्शन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन इलेक्शंस, इलेक्ट्रल प्रोसेस बिकम रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट इम्प्रूव, सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो, व्हाट विल बी द इट्स इफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। अब यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर 5 साल बाद होने वाली है। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसे मेजर्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से इलेक्शन अच्छे से होंगे। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमेन कैंडिडेट्स एंड ट्राई टू इंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड। अब इसमें ये बताया गया, पहला हमारा रिफॉर्म है, पहली हमारी सुधारना है कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी में 50% कैंडिडेट जो खड़े किए जा रहे इलेक्शन के लिए वो महिलाएं होनी चाहिए। और सिर्फ उनको खड़ा नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उनको सपोर्ट भी करेंगे जीतने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने अपनी टिकट ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं देना चाहिए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इन्होंने जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है कैंडिडेट के प्रति उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई कोर्ट बोलता है कि ये कैंडिडेट क्रिमिनल है तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट ही क्यों देना, क्योंकि अगर हम उसको टिकट देते हैं मतलब हम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, है ना। तो हमको कोर्ट का अपमान नहीं करना है, उसने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करते हुए ऐसे किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं, ये टिकट नहीं देना है जो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता हो। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस टू इंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन कैन बी स्टॉप। ठीक है, गवर्नमेंट को इलेक्शन एक्सपेंसेस पे ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन एक्सपेंसेस में इलेक्शन दौरान खर्च करने वाला होने वाला पैसा बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों में होता है, करोड़ों से भी ज़्यादा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी एक्स्ट्रा का खर्चा या जो हम फिजूल खर्चे बोलते हैं वो ना हो। टू इंश्योर दैट पॉलिटिक पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी, और इसके लिए उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज मिसयूज ना करे मनी का। ठीक है, पैसे का गलत वापर नहीं करना चाहिए, मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए मनी का ड्यूरिंग द इलेक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंड so that candidates having criminal background would not be able to participate in election। और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मतलब पीपल को चाहिए कि वो कैंडिडेट जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड का उसको चुन के ना दे। अब ये देख लेंगे यहाँ पे हमारे जो रिफॉर्म्स है वो ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से ऐसे उपाय करके हम कम से कम अपनी इलेक्शन जो है वो फेयर बैकग्राउंड में, फेयर वातावरण में ले सकेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं डू यू नो पर। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट वॉज द चैलेंजिंग टास्क एज मेनी पीपल वेर इलिटरेट। अ स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वॉज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन। 20 lakh steel boxes were made for voting purpose. Election symbols were stuck on the boxes. The voters were given the blank ballot papers which they were supposed to drop in the box having election symbol of the party they wanted to vote for. This system ensured that even the illiterate people could vote. अब इसमें ये बताएंगे कि पहले जो हमारा सबसे पहले इलेक्शन हुआ था हमारे देश में
वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला था, चैलेंजिंग टेस्ट था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग इलिटरेट थे। इलेक्शन क्या होता है, किससे खाया जाता है, पता ही नहीं था। तो फिर कैसे करेंगे? तो उसमें से एक नया उपाय इन्होंने निकाला, गवर्नमेंट ने 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए। उस पर एक चिन्ह बनाया, जो भी चिन्ह है, जैसे पंजा और कमल है तो एक पंजा, एक कमल, एक घड़ी, इस तरह से उस स्टील बॉक्स पर चिन्ह बनाए, सिंबल्स बनाए, और वो सिंबल्स लाइन से रख दिए। अब हमको पता है कि बैलेट मशीन के लिए हमको बटन दबाना पड़ता है। पहले बैलेट बॉक्स था, उससे भी पहले उसमें आपको एक लिस्ट मिलती थी, उसके सामने आपको स्टैंप लगाना पड़ता था। कमल के आगे लगाओ, पंजा के आगे लगाओ, घड़ी के आगे लगाओ, जिसके भी आगे एक स्टैंप लगाओ, उसकी घड़ी करो, वो बैलेट मशीन में डाल दो। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन में भी तो ये भी नहीं हो सकता था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि किसका क्या है, कैसे करना है। तो फिर उनको ब्लैंक पेपर दिए गए, पूरा ब्लैंक पेपर, सफ़ेद कागज़। सिर्फ उनको करना क्या था, उस कागज़ की घड़ी करके जो भी बॉक्स वहाँ पे रखे, अगर मुझको चाहिए कि मैं कांग्रेस को वोट दूँ, तो मैं वो ब्लैंक पेपर लूँगी और कांग्रेस के बॉक्स पे कांग्रेस का सिंबल लगा है उस बॉक्स में डाल दूँगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भले ही अडानी हूँ, मुझको नहीं समझता, लेकिन मुझको कांग्रेस को वोट डालना है, इसलिए मैंने वो ब्लैंक जो पेपर है वो उसके बॉक्स में डाल दिया। इस तरह से हमारा पहला इलेक्शन किया है हमने, ठीक है। फिर हम जाएंगे जनरली टू बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन। द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज हेल्ड इन 1951 to 52. This was the beginning of shaping Indian democracy through electoral policies. In the initial election, ballot boxes were used for the purpose of voting. The use of EVM machine started from the decades of 1990s. ऐसी होती थी वो बैलेट बॉक्स, यहाँ से हमको वो बॉक्स में पेपर डालना पड़ता था। फिर 1990s में ऐसी ईवीएम मशीन आई, ये तो सबको पता है। Many things could be achieved because of voting machine. If the voter do not want to vote for any candidate, they could use option of none of the above, that is nota, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इलेक्शन मशीन से बहुत फ़ायदे हुए। पहली बात तो समय बचा, दूसरी बात अगर वहाँ पे जो कैंडिडेट की लिस्ट दी हुई होती है, नीचे लिखा होता है नोटा, नन ऑफ द अबव, अगर मुझे अपना वोट किसी को नहीं डालना और ये लोग सरकार को बताना है कि जितने भी यहाँ पे चुने हुए कैंडिडेट आपने दिए वो सब के सब बेकार है, तो मैं क्या करूँगी, नन ऑफ द अबव को वोट दूँगी, वहाँ पे बटन को क्लिक करूँगी, मेरा वोट नोटा में चला जाएगा, मुझे किसी को वोट नहीं देना। इसका मतलब इट हैज़ बिकम ईजी टू डिसेबल पीपल टू वोट। इससे क्या हुआ, एक और फ़ायदा हुआ ये मशीन से कि जो पीपल हेल्दी नहीं है, पेपर को स्टैंप नहीं लगा सकते, इसको फोल्ड नहीं कर सकते, बैलेट में नहीं डाल सकते, बैलेट बॉक्स में, उसके लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बटन दबाने से आपका काम हो जाता है। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉर पेपर एंड देयर बाय हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। बैलेट मशीन आने की वजह से पहले जो पेपर मिलता था तो इतने सारे पेपर देश भर में बांटे जाते थे, तो बहुत सारे पेपर छापने पड़ते थे, इसलिए बहुत सारी ट्रीज़ की कटिंग होती थी। अब वो झंझट ही नहीं रहा, तो हमने इन्वायरमेंट भी बचा लिया। इट हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। और फिर बैलेट बॉक्स में क्या होता था, वो पर्चियाँ डालते वक्त हम उसको फोल्ड करते थे, फिर रिज़ल्ट के वक्त हर पर्ची को खोलो, उसको देखो, इस तरह से बहुत समय जाता था रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के लिए। लेकिन अभी मशीन आने की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, जल्दी रिज़ल्ट हमको मिल जाता है। जनरल इलेक्शन देख लीजिए। लोकसभा का टर्नर 5 ईयर का होता है। 5 ईयर के बाद जो इलेक्शन लोकसभा के लिए होते हैं पूरे देश में, मैं पहले ही बता रही हूँ और एक बार कि लोकसभा का टर्नर होता है 5 साल का। 5 साल का इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा के लिए देश भर में जो इलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन मतलब अगर लोकसभा 5 साल के पहले ही डिज़ोल्व बर्खास्त हो जाती है, ठीक है, किसी कारणवश, या कोऑर्डिनेशन में अगर सरकार है, मतलब मिली जुली सरकार है और किसी को अच्छे वोट नहीं मिले, मतलब फुल जो हम बोलते हैं सपोर्ट नहीं है, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं है, तो 2-4 पार्टीज मिलके हमारा एक सरकार बनाती है, ठीक है, जिसको हम कोalition या फिर मिलीजुली सरकार बोलते हैं।
तो उसमें अगर आपने मेजॉरिटी लॉस कर दी या फिर आपको मेजॉरिटी आपको नहीं मिली है या फिर किसी और कारणवश अगर लोकसभा 5 साल के पहले डिसॉल्व हो जाती है तो मिड टर्म इलेक्शन घोषित किया जाता है, मतलब 5 साल के पहले। वैसे तो देखा जाए तो 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन लोकसभा अगर बर्खास्त है तो नई लोकसभा बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए फिर से इलेक्शन लेने पड़ेंगे। तो ऐसे जो इलेक्शन जो 5 साल के पहले होते हैं उसको मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब बाई इलेक्शन मतलब लोकसभा, विधानसभा या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम ग्राम परिषद बोलते हैं, इसमें अगर किसी गवर्नमेंट कैंडिडेट का रिज़ाइन हो गया या फिर डेथ हो गई तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। उसके लिए जो इलेक्शन लिए जाते हैं एक सीट के लिए, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन established an expert committee in 8 October 2010. It was decided to add a new facility, voter verified paper audit trail, that is EVM machine. All political parties supported it. Because of this facility, the voter can verify whatever the vote cast is registered properly. The purpose of this important step is to stop malpractice of election. 2010 में इलेक्शन कमीशन ने हमारे यहाँ पे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, दैट इज़ EVM मशीन का स्टार्ट किया है। इससे क्या हुआ, फैसिलिटी वोटर के लिए अच्छा हुआ, ठीक है, वो जल्दी अपना वोट रजिस्टर कर पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट स्टेप हमने लिया है माल प्रैक्टिस रोकने के लिए। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द इलेक्टोरल प्रोसेस फ्रॉम वेरियस एंगल्स। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इस चैप्टर में हमने इलेक्टोरल प्रोसेस कैसी हुए वो देख लिया था। अगले लेसन में हम पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का एक लेसन ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर अच्छे से देखना, लिखना और लर्न करना, यह आपकी जिम्मेदारी है।